हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती 2023 जो आपका एग्जाम बीपीएससी के द्वारा लिया जाएगा, उसके लिए टॉनिक क्लास शुरू हो चुका है। दोस्तों, जो भी लोग बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बिल्कुल मिस मत करना है, क्योंकि दोस्तों आज के क्लास में सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं, और दोस्तों ये बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, रिपीटेड प्रश्न है। तो दोस्तों आज का क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना है, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों पहला प्रश्न है, बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध CBS संकेताक्षर समूह में सी का आशय यानी कि सी का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों सी का अर्थ जो है यह कोर होता है। तो पहला का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों CBS का फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रखेंगे, यह कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होता है। यहाँ पर दोस्तों बी का बैंकिंग हो जाएगा और एस का अगर पूछे तो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जीएसटी की संस्तुति किस पद्धति पर की गई है? तो दोस्तों भारत में जीएसटी की अनुशंसा जो है यह केलकर समिति के द्वारा किया गया है। तो केलकर समिति जो है 2 नंबर का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों जीएसटी जो है भारत में कब लागू हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है 1 जुलाई 2017 को जो है जीएसटी लागू किया गया था। तो आपको डेट भी ध्यान रखना है। दोस्तों जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे, जितना भी महत्वपूर्ण पॉइंट बताएंगे, आपको ध्यान रखना है, नहीं तो दोस्तों अपने कॉपी पर लिखते चलना है। आपके एग्जाम के समय में आपको रिवीजन करने में हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यहाँ पर जो है याद करवाने की गारंटी मेरी रहती है। तो आप लोग जो है गौर से सुनते चलेंगे, याद करवाने की 100% गारंटी मेरी है। और दोस्तों 100% भी आपको याद होगा, अगर चाहे कुछ पढ़े हो या नहीं पढ़े हो। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न है, क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है? तो दोस्तों क्षोभ मंडल की मोटाई जो है गर्मी के दिनों में बढ़ जाती है। तो दोस्तों 3 नंबर का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों वायुमंडल को जो है 4 परत में बांटा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन सा है। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है संताप मंडल, तीसरा है आयन मंडल और चौथा है बहिर्मंडल, जिसमें से दोस्तों क्षोभ मंडल पृथ्वी की सबसे निचली परत होती है। तो आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों सभी प्रकार की भौतिक घटना जो है यही क्षोभ मंडल में होता है। और दोस्तों क्षोभ मंडल में आंधी, तूफान, वर्षा, ओला आदि का जो है प्रभाव अधिक पड़ता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान यानी USA के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो दोस्तों न्यायिक समीक्षा यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार भी जो है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों तीनों जो है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इसीलिए ऑप्शन डी जो है 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों मौलिक अधिकार के बारे में पिछले टॉनिक क्लास में हम आपको डिटेल के से बता चुके हैं। अगर दोस्तों पिछला टॉनिक क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग जो है जरूर पिछला भी टॉनिक क्लास जरूर देखेंगे, आपको बहुत सारे हेल्प हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग जो है यह गुप्त काल को कहा जाता है। तो 5 नंबर का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए हैं? तो दोस्तों निम्न में से कौन सा वह अर्थशास्त्री थे जिन्होंने दूरगामी कार्य किए हैं? तो यह दोस्तों KVKRV राव ने जो है यह अर्थशास्त्री थे जिन्होंने राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए थे। तो दोस्तों 6 नंबर का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 7वां नंबर प्रश्न है, एकाधिकार का अर्थ है? तो दोस्तों एकाधिकार का अर्थ जो है होता है वह एकल विक्रेता से होता है। तो दोस्तों एकल विक्रेता जो है यह ऑप्शन सी में दिया गया है। तो 7 नंबर का सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सा है? तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है यह 180 डिग्री देशांतर होता है। तो दोस्तों 8 नंबर का ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहां से गुजरती है, तो आपको ध्यान रखना है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है यह आर्कटिक सागर, चुक्की सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से होकर यह 180 डिग्री देशांतर जो है यह गुजरती है। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोणार्क मंदिर के देवता है? तो दोस्तों कोणार्क मंदिर के देवता जो है यह सूर्य देवता है। तो ऑप्शन ए जो है 9 नंबर का क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? यह दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 देता है। तो 10 नंबर का ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 को गांधीवादी दर्शन माना जाता
है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए गांधीवादी दर्शन जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को माना जाता है, तो यह अनुच्छेद 40 को माना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आर्कीपेलागो का आशय क्या है, तो दोस्तों आर्कीपेलागो का आशय जो है यह द्वीप होता है। क्या होता है, तो यह द्वीप होता है, तो दोस्तों 11 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों द्वीप कौन क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है चारों ओर से जल से घिरा हुआ स्थल को ही द्वीप कहता है। दोस्तों यहाँ पर स्थल है और चारों ओर पानी रहता है, उसे जो है द्वीप कहा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे आर्कीपेलागो का अर्थ जो है द्वीप से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है मिट्टी और पत्थर के टुकड़े का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है, तो यह मृदा अपरदन कहलाता है। 12 का ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है किस भारतीय महिला उद्योगपति को रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो से सम्मानित किया गया है, तो यह दोस्तों यह किरण मजूमदार शो को जो है यह सम्मानित किया गया है। 13 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कालिदास किस शासक के समकालीन थे, तो दोस्तों कालिदास जो है यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे, तो दोस्तों 14 नंबर का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों कालिदास जो है संस्कृत के भारत के सबसे बड़ी कवि माने जाते हैं, तो दोस्तों भारत के सबसे बड़े कवि जो है संस्कृत के किसे माने जाते हैं, तो यह कालिदास को माने जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों कालिदास जो है यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। क्या थे, तो 9 रत्नों में से एक थे कालिदास, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। और दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों उज्जैन को दूसरी राजधानी किसने बनाई थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाई थी, तो आपको यह भी ध्यान रखना है। और दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री कौन आया था, तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाहियान जो है भारत आया था, तो आपको यह भी पॉइंट ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। और दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक को पराजित करने के उपलक्ष्य में पश्चिम भारत में जो है चांदी के सिक्के चलाया था, तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों जितना भी पॉइंट बताते हैं वह 100% महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है, तो दोस्तों सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह नेपच्यून ग्रह है, जिसे दोस्तों हिंदी में जो है वरुण ग्रह कहा जाता है, तो वरुण ग्रह जो है सबसे अंतिम ग्रह है सूर्य के दूरी के अनुसार। ऑप्शन सी जो है 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों सूर्य से दूरी के अनुसार पहला ग्रह कौन सा है, सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो यह बुध ग्रह है, तो आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो बुध ग्रह है। तो और दोस्तों बुध ग्रह जो है सबसे तापित ग्रह है, यानी सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो बुध ग्रह है, तो आप लोग इतना चीज ध्यान रखेंगे। और दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आप लोग जो है पिछले क्लास में हम आपको बता चुके हैं, तो आप लोग जो है इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, यह जो है आप सभी के लिए आज का होमवर्क है। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है, तो दोस्तों यह सबसे प्रदूषित राजधानी जो है यह नई दिल्ली है, तो ऑप्शन डी जो है 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो दोस्तों मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है यह बृहद्रथ था। कौन था, तो बृहद्रथ था, ऑप्शन डी जो है 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों 1885 बीसी में 185 बीसी दोस्तों 185 बीसी में बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था, तो आपको यह भी ध्यान रखना है बृहद्रथ की हत्या जो है इसके खुद के सेनापति जो है पुष्यमित्र शुंग ने किया था। और दोस्तों इसके हत्या के बाद पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना किया मौर्य वंश के बाद, तो आपको यह भी ध्यान रखना है। और दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, आपको यह भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यात्री इब्न बतूता कहां से भारत आया था, तो दोस्तों यात्री इब्न बतूता जो है यह मोरक्को से जो है यह भारत आया था, तो दोस्तों मोरक्को जो है 18 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों इब्न बतूता जो है यह 1333 ईस्वी में जो है भारत आया था, तो आपको यह भी ध्यान रखना है यह मोरक्को से आने वाला यात्री था। नेक्स्ट प्रश्न है किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है, यह दोस्तों उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को जो है मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है, तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है उत्तराखंड क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों उत्तराखंड के राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है, ऑप्शन डी 19 का राइट आंसर हो जाएंगे। भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहां खोला जाएगा, तो दोस्तों भारत का पहला ई कचरा इको पार्क जो है यह दिल्ली में खोला जाएगा, 20 नंबर का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अमीर खुसरो डैश डैश थे, तो दोस्तों अमीर खुसरो जो है कवि थे, इतिहासकार भी थे और संगीतज्ञ भी थे, तो दोस्तों अमीर खुसरो जो है ये तीनों थे, इसीलिए 21 का ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी को दरबारी कवि था, अलाउद्दीन खिलजी का दोस्तों यह दरबारी कवि कौन था, तो अमीर खुसरो था, तो आपको यह भी पॉइंट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है, तो दोस्तों
मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? तो यह दोस्तों रीट जारी किया जा सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है 22 नंबर का क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों अनुच्छेद 32 जो है यह रीट जारी कर सकते हैं, तो आपको यह भी ध्यान रखना है। पिछले क्लास में जो है 5 प्रकार के रीट अनुच्छेद 32 जारी करते हैं, ये आपको डिटेल के साथ बता चुके हैं। अगर दोस्तों पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो दोस्तों बार बार कहते हैं आप लोग जो है पिछला क्लास जरूर एक ले से शुरू कीजिए, और दोस्तों क्लास शुरू होता है तब आपको जो है जरूर देखा कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कहां के वृक्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? तो यह दोस्तों पर्णपाती वन वृक्ष में वर्षा में जो है कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं। तो दोस्तों पर्णपाती वन हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएंगे, 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों पर्णपाती वन वृक्ष जो है वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं, 23 का ऑप्शन डी हो जाएंगे। और दोस्तों पर्णपाती वन को पतझड़ वन भी कहा जाता है, तो आपको यह भी ध्यान रहे, चाहे पर्णपाती रहे ऑप्शन में चाहे पतझड़ वन रहे, तो आपको दोनों में से कोई एक लगाना है। और दोस्तों भारत में पर्णपाती वन जो है अधिक पाई जाती है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है। और दोस्तों शीशम, पीपल, बरगद ये सब जो है पर्णपाती वन का जो है उदाहरण है। देखे होंगे वर्ष में एक समय आता है ये सब पेड़ जो है अपने सभी पत्ते को जो है गिरा देती है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे कौन कौन सा है, शीशम, पीपल, बरगद आदि पेड़ जो है यह पर्णपाती वन का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है यह हम्पी में अवस्थित है। कहां पर है? तो हम्पी में अवस्थित है, 24 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हम्पी जो है अगर पूछ लिया जाए किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है हम्पी जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर जो है यह स्थित है। और दोस्तों हम्पी जो है विजयनगर राज की राजधानी थी। और दोस्तों विजयनगर राज की स्थापना जो है 1336 ईस्वी में जो है हरिहर एवं बुक्का दोनों भाई ने जो है यह इसकी स्थापना किया था। ये एक प्रश्न जो है कई बार पूछा जाता है, विजयनगर की स्थापना किसने किया था और कब किया था? तो दोस्तों विजयनगर राज्य की स्थापना जो है 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने किया था। दोस्तों कृष्णदेव राय विजयनगर राज्य के जो है महानतम शासक थे, तो आपको यह भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 25 नंबर प्रश्न है, हम्पी निम्नलिखित में से किसके उत्तरी तट पर अवस्थित है? देखिए दोस्तों इस तरह से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, जो हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बताते हैं, पॉइंट में बताते हैं, वो प्रश्न जो है पूछे जाते हैं और प्रश्न भी बनते हैं। दोस्तों हम्पी निम्नलिखित में से किसके उत्तरी तट पर अवस्थित है? तो यह दोस्तों तुंगभद्रा के नदी के तट पर अवस्थित है, जो हम आपको 24 नंबर प्रश्न में बताए हैं। 25 का ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ है? तो यह दोस्तों वारंगल के अवशेष पर हुआ है, तो 26 का ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, फारस से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? तो दोस्तों फारस से आने वाले कौन थे? तो यह अब्दुल रज्जाक जी थे। हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर शासक का जो है शासक कौन था? तो आपको ध्यान रखना है वह कौन था, देवराय द्वितीय था। उस समय विजयनगर शासक के शासक कौन थे? तो यह देवराय द्वितीय था। ऑप्शन बी जो है 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वेद शब्द का अर्थ है? तो दोस्तों वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान होता है। क्या होता है? तो यह ज्ञान होता है। और दोस्तों आपको पता है वेद कितने है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वेद जो है 4 है। कितने हैं? तो वेद 4 है, जिसमें से सबसे पुराना वेद कौन सा है और किस वेद को कहा जाता है? तो ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। और दोस्तों पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा जो है अथर्ववेद है। और दोस्तों पांचवा वेद अगर आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तिरुकुराल को जो है पांचवा वेद कहा जाता है। किसे? तो तिरुकुराल को जो है यह पांचवा वेद की संज्ञा दिया गया है। और दोस्तों तिरुकुराल जो है दक्षिण भारत का वेद है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है। और दोस्तों उपनिषद का अर्थ कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे इस क्वेश्चन में पूछ लिया गया है वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, उसी प्रकार उपनिषद का अर्थ कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है उपनिषद का अर्थ होता है निष्ठापूर्वक पास बैठना, निष्ठापूर्वक पास बैठना। और ये प्रश्न दोस्तों हम आपको पिछले क्लास में भी बता चुके हैं। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, तो दोस्तों 28 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सांबर लवन झील कहां अवस्थित है? तो दोस्तों सांबर लवन झील जो है यह राजस्थान में अवस्थित है, तो 29 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों सांबर झील जो है भारत का सबसे बड़ी खारे पानी का झील है। दोस्तों भारत का सबसे बड़े खारे पानी का झील कौन सा है? तो यह सांबर झील है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी जो है 29 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो दोस्तों भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में चलाया गया था। 30 नंबर का ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे।
दोस्तों 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में बॉम्बे और थाने के बीच जो है यह पहली रेलगाड़ी जो है 34 किलोमीटर कुल जो है यह चलाई गई थी। कब? तो बॉम्बे में जो है, बॉम्बे से थाने के बीच जो है 34 किलोमीटर यह 1853 में जो है डलहौजी के समय जो है यह रेल चलाई गई थी भारत में सबसे पहली बार। तो 1853 ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो यह दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएंगे? 31 का राइट आंसर हो जाएंगे। भारत से इसका उद्गम स्थान नहीं है। ऑप्शन बी जो है 31 का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जो है स्यांगपो के नाम से जाना जाता है और दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। और दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। और दोस्तों भारत में अगर ब्रह्मपुत्र नदी की अगर लंबाई पूछे तो आपको ध्यान रखना है 916 किलोमीटर मात्र भारत में जो है ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। और दोस्तों कई बार इसका ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदियां भी पूछ लिया जाता है। तो सारी चीज आपको ध्यान रखना है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां है दिबांग है, लोहित है, नोबा है। तो तीनों नदी आप लोग ध्यान रखेंगे। दिबांग, लोहित और नोबा जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियां है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला महाराजपाल कौन है? दोस्तों स्वतंत्र भारत का महाराजपाल कौन थे? तो यह दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? महाराजपाल लॉर्ड माउंटबेटन थे। 32 का बी राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ताशकंद समझौते से संबंधित है? तो दोस्तों ताशकंद समझौते से लाल बहादुर शास्त्री संबंधित है। तो दोस्तों 33 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। कब हुआ था? तो 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता जो है यह हुआ था और लाल बहादुर जो है इससे संबंधित है। उसके एक दिन बाद दोस्तों 11 जनवरी 1966 ईस्वी को लाल बहादुर शास्त्री की जो है मृत्यु हो जाती है। तो आप लोग जो है इस तरह से ध्यान रखेंगे। एक दिन बाद जो है ताशकंद समझौते के बाद एक दिन बाद जो है लाल बहादुर शास्त्री की जो है ताशकंद में मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम किन राज्यों का है? तो यह दोस्तों बिहार हो जाएगा, बंगाल हो जाएगा, फिर केरल हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व का सही और अवरोही क्रम हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है 34 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 35 नंबर प्रश्न है, अजमेर महल कहां पर स्थित है? तो दोस्तों अजमेर महल जो है यह जयपुर में स्थित है। तो ऑप्शन ए जो है जयपुर राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों जयपुर में जो है जयपुर को जो है पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है जयपुर को जो है पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न दोस्तों एसएससी के एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित स्थल नहीं है? दोस्तों निम्न में से कौन सा एक बाघ संरक्षित स्थल जो है यह नहीं है? यह दोस्तों सुल्तानपुर बाघ संरक्षित स्थल नहीं है। तो 36 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य हरियाणा में जो है यह अवस्थित है। कहां पर है? यह हरियाणा में जो है सुल्तानपुर झील अवस्थित है और यह बाघ संरक्षित स्थल नहीं है। ऑप्शन डी 36 का राइट आंसर हो जाएंगे। अस्थियां किसमें वालित यानी दोस्तों खोखली, वालित का मतलब होता है खोखली होती है। तो दोस्तों पक्षियों में अस्थियां जो है हड्डियां जो है यह खोखली होती है। 37 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों भारत पर जो है हुनों का आक्रमण जो है स्कंदगुप्त के समय जो है यह हुआ था। तो स्कंदगुप्त 38 है, ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है 38 का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों स्कंदगुप्त से एक पॉइंट महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। स्कंदगुप्त को जो है अंतिम महान गुप्त शासक माना जाता है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, स्कंदगुप्त को महान गुप्त शासक, अंतिम महान गुप्त शासक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया है? तो वह दोस्तों कौन सा पार्क है जो है वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जो भारत में स्थापित किया गया है? तो वह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। कौन सा है? तो यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ऑप्शन डी जो है 39 का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का निर्माण जो है 1936 ईस्वी में किया गया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है यह कहां पर अवस्थित है? तो आपको यह भी ध्यान रखना है, यह उत्तराखंड में है। कहां पर है? यह उत्तराखंड में जो है अवस्थित है और यह भारत का प्रथम जो है राष्ट्रीय नेशनल पार्क है। नेक्स्ट प्रश्न है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? यह दोस्तों इसका जो है मोहम्मद गजनवी पर जो है मोहम्मद गजनी के भारत पर मुख्य उद्देश्य जो है आक्रमण का था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन संग्रह करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य था महमूद गजनवी का। ऑप्शन डी जो है 40 का राइट आंसर हो जाएंगे।
निम्नलिखित में से तजाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों तजाकिस्तान की राजधानी जो है यह दुशांबे है। कहाँ पर है? तो दुशांबे है। 41 का बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है तराइन की द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों तराइन की द्वितीय युद्ध के बारे में हम आपको पिछले क्लास में भी बता चुके हैं, तो आपको ध्यान रखना है तराइन की द्वितीय युद्ध जो है 1192 ईस्वी में होता है। और दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो तराइन का द्वितीय युद्ध जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है, जिसमें से दोस्तों मोहम्मद गौरी की जो है जीत होती है और दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। और दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के हार के बाद दोस्तों पृथ्वीराज चौहान को जो है मोहम्मद गौरी के द्वारा जो है बंदी बना लिया जाता है तराइन के द्वितीय युद्ध में। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। तो दोस्तों 42 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर बात होती है तराइन की द्वितीय युद्ध की बात हो गई है, तो दोस्तों तराइन की प्रथम युद्ध का बात क्यों ना हो जाए यहाँ पर। तो दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 ईस्वी में होता है और इसमें भी दोस्तों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो है तराइन का प्रथम युद्ध होता है। और दोस्तों इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की जो है तराइन के प्रथम युद्ध में जीत होती है और दोस्तों मोहम्मद गौरी की तराइन की प्रथम युद्ध में हार होती है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा कॉफी का बागान लगाए गए थे? दोस्तों अंग्रेज के द्वारा सबसे पहले कहवा यानी कॉफी का बागान कहां पर लगाए गए थे? यह दोस्तों चिकमंगलुरु में जो है अंग्रेजों के द्वारा सर्वप्रथम कहवा यानी कॉफी का जो है बागान लगाए गए थे। 43 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों 43 नंबर प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों चिकमंगलुरु जो है यह कर्नाटक में अवस्थित है। कहां पर है? यह कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कॉफी उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है यानी प्रथम स्थान पर आता है, तो दोस्तों कर्नाटक राज्य जो है कॉफी उत्पादन में जो है प्रथम स्थान जो है रखता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। दोस्तों कॉफी की बात हो गया है तो चाय की बात क्यों ना हो जाए। दोस्तों चाय जो है भारत में कौन सा राज्य जो है प्रथम स्थान पर आता है चाय उत्पादन में? तो आप लोग ध्यान रखेंगे असम राज्य जो है चाय उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। असम राज्य में चाय का उत्पादन सबसे अधिक भारत में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन यूनेस्को धरोहर स्थान है? तो दोस्तों निम्न में से कौन यूनेस्को धरोहर स्थान है? तो यह दोस्तों केवलादेव जो है राष्ट्रीय उद्यान ये यूनेस्को धरोहर स्थान है। तो 44 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय स्थान किस राज्य में है अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे यह राजस्थान राज्य में स्थित है। कहां पर है? तो यह केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है यह राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी स्पीकर थे? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 45 नंबर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? यह दोस्तों जीवी मालवंकर थे। कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर जो है यह जीवी मालवंकर जी थे। तो दोस्तों 45 का ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है किस राज्य सरकार ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ड्रिंक फॉर्म टैप योजना शुरू किया है? यह दोस्तों ओडिशा सरकार ने किया है। 46 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के किस नदी पर डगमरा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? यह दोस्तों बिहार के कोसी नदी पर जो है डगमरा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। ऑप्शन सी जो है 47 का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी जो है अपनी मार्ग बदलने में जो है क्या है तो कुविख्यात है। क्या है? तो कुविख्यात है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है किस भारतीय बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए पहली वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू की है? यह दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक ने शुरू किया है। 48 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो। नेक्स्ट प्रश्न है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार किसे दिए गए हैं? दोस्तों आपके एग्जाम में 2020, 2021, 2022, 2023 तीनों से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों 2021 में जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वो भी जो है हम आपको क्लियर कराते जा रहे हैं। दोस्तों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? यह दोस्तों डेविड कार्ड, जेसुआ एनग्रिस्ट और गुडई एम्बेंस को जो है ये तीनों को दिया गया था। इसीलिए 49 का ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है भारत सरकार ने किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? यह दोस्तों किसे चुना गया है? यह अनंतपुर यानी आंध्र प्रदेश को जो है चुना गया है। तो 50 का ऑप्शन है बी राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज क्लास में इतना ही रहने देते हैं, क्लास लंबा हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, बेहतर लगा हो, आपकी तैयारी बेहतरीन ढंग से चल रहा हो, तो दोस्तों हमारे चैनल के नीचे इस वीडियो के नीचे जो है लाइक का बटन दिया गया है। लाइक करके हमें बता दीजिए कि आपको यह वीडियो बेहतरीन लग रहा है, बेहतरीन तैयारी आपकी हो रही है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।